हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हिस्ट्री के प्रीक्योर में पिछले हफ्ते में जो न्यूज़ रही थी चर्चा में, करंट अफेयर्स में, हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई, उनको देखेंगे आज। राइट, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 2020, इसके बारे में बात करते हैं। पिछले वीक अक्टूबर 31 को 7th राष्ट्रीय दिवस था। 2014 में ये पहली बार मनाया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं एक नेशनल यूनिटी डे मनाने के लिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है होम मिनिस्ट्री की वो ये कहती है कि जो नेशनल यूनिटी डे है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इनहेरेंट स्ट्रेंथ और रेजिलियंस ऑफ आवर नेशन को रीअफर्म करने की, ताकि जो थ्रेट्स हैं एक्चुअल और पोटेंशियल यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री को, इनको हम विद स्टैंड कर सकें। राइट, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है होम मिनिस्ट्री की। सरदार पटेल के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने एक साथ जोड़ी रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। फर्स्ट इंडियन म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे अहमदाबाद के, फिर म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट भी रहे अहमदाबाद के 1924 से लेके 1928 तक। बारदोली सत्याग्रह में बहुत अहम पार्टिसिपेशन रहा इनका, और वहीं से ये नेशनल न्यूज़ का पार्ट बने। वहीं पे इनको टाइटल मिला सरदार यानी कि लीडर का। देन सॉल्ट सत्याग्रह में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। कराची सेशन 1931 के प्रेसिडेंट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये कराची सेशन। राइट, कांग्रेस के सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज एक तरीके से यहाँ पे डिसाइड हुई। देन 1932 में इनको इम्प्रिजन कर लिया गया, 1934 में रिलीज किया गया, और ये आगे इनकी कहानी एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस और हिज इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज फ्रॉम प्रिजन। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम गए नहीं है। सरदार पटेल आप सब फेमिलियर हैं, बहुत टावरिंग पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। केवड़िया टूरिज्म सर्किट की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं अराउंड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉल्ड द केवड़िया टूरिज्म सर्किट। राइट, तो गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हुए भी यही कहा था, और अब उन्होंने अपना प्लान भी सामने रखा है कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे एक्सकर्जन एक्टिविटीज़, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़, कुछ और सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इसको पूरा एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा सके। गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्शन है कि इसका इम्पैक्ट बाय द ईयर 2022 विल बी एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ₹9,000 करोड़, और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 100 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो केवड़िया क्या है? ये एक विलेज है ट्राइबल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, विच इज होम टू सरदार सरोवर डैम रिजर्वायर ऑन दी नर्मदा रिवर। तो 35 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। राइट, इस सर्किट में 17 इनॉग्रेट की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, जिनमें से सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, एक मिरर मेज है जहां पे 5D वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी थिएटर है, एक कार्निवल है, एकता द्वार से सरदार सरोवर डैम तक 8.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसको कार्निवल की तरह सजाया गया है, रिवर फ्रंट साइकिलिंग टूर है, कई गार्डन्स हैं, क्रूजेज हैं, सरदार सरोवर डैम की डायनेमिक लाइटिंग है, हर चीज़ की एंट्री टिकट है। अगर आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना है, अगर आपने जो 150 मीटर ऊपर एक व्यूइंग गैलरी बनी है वहां पे जाना है तो टिकट्स डिफरेंट हैं। तो टिकट्स के थ्रू रेवेन्यू रेज करने की और इन एक्सकर्जन एक्टिविटीज के थ्रू रेवेन्यू रेज करने की सरकार की ये एक एक्सपेक्टेशन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मियाज ऑफ असम एंड देयर चार चपोरी कल्चर, ये न्यूज में था क्योंकि मिया म्यूजियम जो है असम में, रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन चार चपोरीज, ये एक कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो मियाज कौन है? अब ये एक डेरोगेटरी रेफरेंस है टू डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू असम।
दे केम टू बी रेफर्ड एज मियाज। अब सेवरल वेव्स आई, 1826 में ब्रिटिश ने अनेक्स किया असम को, तो मुस्लिम्स आए, पार्टीशन के टाइम पे आए, 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे आए, तो जो असम की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुई ऐसा माना जाता है। ऑफ कोर्स चेंज तो हुई ही है, इन्फ्लक्स तो आया भी है, राइट। अब क्या है कि जो सो कॉल्ड नेटिव्स हैं और जो सो कॉल्ड माइग्रेंट्स हैं उनके बीच में एक टर्फ वॉर है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं दे आर परसीव्ड टू बी टेकिंग ओवर जॉब्स, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द इंडिजिनस पीपल, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अब चार चपोरीज क्या है ये? चार इज अ फ्लोटिंग आइलैंड और चपोरी है एक लो लाइंग फ्लड प्लोन रिवर बैंक। तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कभी ये फ्लोटिंग आइलैंड है, कभी ये लो लाइंग फ्लड प्लोन रिवर बैंक है। अब डिपेंडिंग ऑन द पुश एंड पुल ऑफ ब्रह्मपुत्रा वही चार बन जाता है, वही चपोरी बन जाता है, तो चार चपोरी कल्चर, राइट। नाउ दिस रीजन, चार चपोरी कल्चर इनहैबिट करते हैं जहां पे लोग, तो दिस रीजन इज मार्क्ड बाय वेरी वेरी लो डेवलपमेंट इंडिसेस, यहां तक कि 80% ऑफ द चार पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट। यूनाइटेड नेशन की भी एक रिपोर्ट है जो इसी चीज को एम्फसाइज करती है। यहां पे बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स प्राइमरीली हैं जो रहते हैं, बट इनके अलावा मिसिंग्स, द्योरीज, कोचारीज और नेपालीज भी यहां पे रहते हैं। बट पॉपुलर परसेप्शन में, कॉन्सेप्शन में जो चार्स है दे हैव बिकम सिनोनिमस टू दी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स ऑफ डूबियस नेशनैलिटी, कि आप यहां के तो नहीं हैं, कहां के हैं? तो सवाल उठने लग गए हैं, बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है इंडिजिनस लोगों के साथ, राइट। ये मियाज ऑफ असम एंड दियर चार चपोरी कल्चर। अगली चीज न्यूज में रही है महारानी जिंदन कौर। क्यों? क्योंकि कुछ इनकी ज्वेलरी के पीसेस ऑक्शन हुए हैं लंदन में। तो महारानी जिंदन कौर कौन थी? शी वॉज द लास्ट वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। शी वॉज द यंगेस्ट वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एंड द मदर ऑफ महाराजा दुलीप सिंह, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर। जन्म हुआ चचर में, गुजरांवाला में 1817 में। 1838 में शी गेव बर्थ टू दुलीप सिंह। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई एंड उनके जो दो एयर्स थे उनकी डेथ के बाद 1843 में महाराजा दुलीप सिंह को गद्दी पे बिठाया गया। बट क्योंकि अभी 5 ही साल के थे तो महारानी जिंदन कौर वॉज मेड दी क्वीन रीजेंट, राइट। बट रबर स्टैंप नहीं बनी और एक्टिव इंटरेस्ट लिया अब एम्पायर को चलाने में, इंक्लूडिंग चेंजेस इन दी रेवेन्यू सिस्टम। बट ब्रिटिश की नजर हमेशा से थी सिख एम्पायर पे, तो ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सिख एम्पायर इन दिसंबर 1845। पहली एंग्लो सिख वॉर में विक्ट्री के बाद दे रिटेन्ड महाराजा दुलीप सिंह एज द रूलर बट इम्प्रिजन्ड महारानी जिंदन कौर, राइट। तो ये काठमांडू चली गई 1849 में, वहां पे इनको असाइलम दिया जंग बहादुर ने जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे। शी वॉज गिवन अ हाउस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भागमती। 1860 तक ये टच में रही रेबेल्स इन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में, कोशिश करी ब्रिटिश से अपनी एम्पायर वापस लेने की, बट इतने लंबे एग्जाइल में रहने के बाद शी लॉस्ट हर स्ट्रेंथ एंड इवेंचुअली पास्ड अवे इन हर स्लीप इन द ईयर 1863। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट महारानी जिंदन कौर। तो इस वीक के हिस्ट्री के प्रीक्योर में इतना ही। सॉरी, एक न्यूज और है, आईटुक के बारे में न्यूज है। आईटुक क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, established in the year 1920, it has now turned 100। 100 साल हो गए हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। तो ट्रेड यूनियन के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंफॉर्मेशन रिच है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके क्रिस्टलाइज करके आपके सामने पेश किया गया है, तो ट्राई टू पे अटेंशन। 1918 में सबसे पहली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन बनी मद्रास लेबर यूनियन, लेड बाय बीपी वदिया एंड वी कल्याण सुंदरम मुदलियार 1918 में।
इन्होंने एक स्ट्राइक बुलाई, वो ये है बकिंगहम एंड कार्नेटिक मिल्स इन मद्रास। देन 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई। 1920 में पहली इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फाउंडिंग प्रेसिडेंट्स थे लाला लाजपत राय, एनएम जोशी एंड जोसेफ बैप्टिस्टा। राइट, क्यों बनी थी? ये जो इंडियन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस पे इंडियन लेबर को रिप्रेजेंट करती हुई कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए, इसलिए बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देन 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी बनी, फाउंडेड बाय अनासुया साराभाई। शी वॉज द पायोनियर ऑफ द वुमेन्स लेबर मूवमेंट, राइट, एंड शंकरलाल बांकर। 1922 में सेंट्रल लेबर बोर्ड बॉम्बे, 1922 में बंगाल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, 1922 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, 1923 में पहला मे डे या लेबर डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, राइट। इसके बारे में आप ऑलरेडी ही जानते हैं। कामगार दिन, कामगार दिवस, उजापिलर दिनम, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये भी कुछ इसके नाम है मे डे या लेबर डे के इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस में। देन 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया, फॉर्म्ड बाय एनएम जोशी, द फादर ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। 1928 में फॉसेट कमेटी बिठाई गई, क्योंकि बॉम्बे में टेक्सटाइल वर्कर्स ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करी थी जो अप्रैल से अक्टूबर 1928 तक चली थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने एक फॉसेट कमेटी बिठाई थी कि देखो कि जिसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या मुद्दा है। देन 1928 में ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी बनी। 1929 में आईटुक में स्प्लिट हुआ उनके 10th सेशन के टाइम पे नागपुर में, राइट। 1930 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी और 31 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। तो 1931 में 3 सेंट्रल फेडरेशंस चल रही थी इंडिया में, आईटुक, आईटुफ एंड आर्टुक, 3 फेडरेशन चल रही थी 1931 में। देन पहली सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनी 31 अक्टूबर 1920 को, राइट। आईएनसी ने आईटुक की लीडरशिप की बनाने का एक बड़ा जिम्मा संभाला था, लीडरशिप दिखाई थी, एफर्ट्स दिखाए थे, क्योंकि आईएलओ पे इंडिया की तरफ से कोई ना कोई लेबर रिप्रेजेंटेशन जरूर मौजूद हो। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, राइट। तो ये थी आज की हिस्ट्री आर्ट कल्चर के प्रीक्योर की कहानी, पिछले वीक की जितनी भी न्यूज़ रही हैं चर्चा में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक की हिस्ट्री के प्रीक्योर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।